चलिए आज हम लोग टेंस का पार्ट 7 लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके पहचान क्या है। जितने भी टेंस हम लोगों ने किया है, प्रत्येक टेंस का एक अपना पहचान था, एक अपना परिचय था, जिसके तहत हम लोग जान पाते थे जब मेरा ये वाक्य जो है वो किस टेंस पर आधारित है ना। तो इसकी भी कुछ खासियत है, कुछ पहचान है। क्या है इसकी पहचान, याद रखेंगे आप सभी। देखिए नाम देख सकते हैं आप लोग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब किसी काम का जारी रहना, अर्थात किसी काम का लगातार चलना। कब चलना, वर्तमान में या अतीत में या फ्यूचर में, क्योंकि ये टेंस का नाम ही पास्ट है, यानी कि कोई भी कार्य पास्ट में कंटिन्यू था, अर्थात पास्ट में जारी था। तो इस तरह के वाक्य जो है सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। अच्छा, इसके नाम को देख लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। तीन नाम है, हालांकि हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस नाम से ही ज्यादा परिचित हैं। अच्छा, इस टेंस के कुछ सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब, एच भी मतलब हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वेयर। ये मैं पहले से इसलिए लिख रखा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर एक टेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉमन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, होना ही है, रहेगा ही। केवल बदलाव किस बात की हो रही है, हेल्पिंग वर्ब का। केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने पहले से आपको हेल्पिंग वर्ब यहां पर लिख रखा है, ताकि आपको अगर हेल्पिंग वर्ब पता हो तो आप आगे का रूल खुद ही आप डिटेक्ट कर लोगे, बना सकते हो, कल्पना कर सकते हो। अच्छा देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज या वेयर। वाज है किसके लिए, सिंगुलर नंबर, अर्थात सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर हो, आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर एक जन हो, काम करने वाला अगर एक जन हो तो वाज का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक से अधिक है, प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देंगे, अर्थात वर का इस्तेमाल करेंगे, वाज या वर। ओके, देखिए में लिख रखा है आई ही सी इट नेम। इन पांचों के साथ आपको वाज का इस्तेमाल करना है, और वी यू दे नेम ये सब प्लूरल फॉर्म में है, इनके साथ आपको वेयर का इस्तेमाल करना है। आई बात समझ में। तो वाज और वेयर कहां इस्तेमाल होगा, मैंने यहां पर आपको लिख रखा है पहले से, ताकि समय बचे। ओके, अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस का मतलब है काम का जारी रहना। कहां पे, पास्ट टेंस में, क्योंकि इसका नाम पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान देख लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य से पता चलता है कि कोई कार्य, देखिए कोई कार्य, कोई भी काम भूतकाल मतलब पास्ट में हो रहा था, कार्य हो रहा था, खत्म नहीं हुआ, शुरू कब हुआ ये भी पता नहीं, कार्य जो था पास्ट में जारी था। जैसे राम स्कूल जा रहा था, वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, मैं उन लोगों को पढ़ा रहा था। देखिए पढ़ा रहा था, काम जारी है, शुरू कब हुआ, खत्म कब होगा, इसे कोई अता पता नहीं है, लेकिन पास्ट में काम आपका जारी रहेगा। तो ये सब जितने भी वाक्य होंगे वो सब पास्ट कंटिन्यूअस होंगे। क्लियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हो रहा था या जारी था, इसको अगर शॉर्ट ट्रिक्स में देखा जाए तो इसके वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि आदि ये सब रहेंगे। ठीक है, ओके, पहचान आपको पता चल गया। यानी जिस वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी, रहे थे दिखे, वो आप समझ सकते हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा, क्योंकि ये रहा था, रही थी, ये क्या कह रहा है कि काम जो है सो पास्ट कंटिन्यूअस में चल रहा था। ओके, चलिए पहले की तरह एफर्मेटिव रूल नंबर 1। अब देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस में रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पता ही आपको, वाज या वेयर पहले देख रखे हैं, वर्ब के साथ आईएनजी। अच्छा, वर्ब के साथ आईएनजी क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, आपको पहले से पता है। कोई भी कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है वर्ब के साथ आईएनजी का होना अत्यंत आवश्यक है, मतलब होना ही है उसको। फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। कार्य को जो करेगा वो सब्जेक्ट, जो नहीं करेगा ऑब्जेक्ट। अब समझते हो ना, मतलब कार्य जो किया जा रहा है उस कार्य का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वही ऑब्जेक्ट है। इसे हम लोग समझने के लिए क्या कह सकते हैं कि जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट, जो कार्य को नहीं करेगा वो ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है। भाव का मतलब जो काम हो रहा है। चलिए ये समझ में आ गया, इसमें ज्यादा मैं माथामारी नहीं करूंगा क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग, है ना। अच्छा, अभी देखिए मैंने वाक्य लिख रखा है, मैं घर से स्कूल जा रहा था। मैं घर से स्कूल
जा रहा था। देखिए यहाँ पे काम हो रहा है, मैं घर से स्कूल जा रहा था, क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है जहां पे काम का होना या किया जाना या कार्य हो रहा हो, है ना, सकारात्मक होगी, काम वहां पर होगा। तो देख सकते हैं आप, मैं घर से स्कूल जा रहा था, अर्थात काम हो रहा है। अच्छा, काम कर कौन रहा है? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले रूल्स में देखिए आप, सबसे पहले डिमांड किसका हो रहा है? सब्जेक्ट का, इसलिए हमको खोजना है सब्जेक्ट कौन है, उसको इंग्लिश, उसका इंग्लिश पहले लिखिए, आई। इसके बाद वॉज या वेयर बैठेगा, तो सब्जेक्ट क्या है? आई। आई सिंगुलर है या प्लूरल? एक जन है ना, यहाँ पर देख सकते हो आप। आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है, इसलिए मैंने वॉज का इस्तेमाल किया। फिर क्या है? वर्ब में आईएनजी। वर्ब देख लीजिए क्या यहाँ पे, जाना, जा रहा था, जाना के इंग्लिश क्या होता है? गो, आईएनजी दे दीजिए। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। अच्छा, जा कहां रहे थे? घर से स्कूल, अर्थात स्कूल जा रहे हो, घर को छोड़ रहे हो, तो जिस जगह पे पहुंचोगे, यानी कि आपका जो टारगेट प्लेस है जहां पे जाओगे, उसके पहले आपको टू का इस्तेमाल होगा। ये सब आपको पहले पता हो चुका है, मैंने अच्छी तरह से समझा चुका हूं पहले, उसको आप देखिए पहले वाले वीडियो सब। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, घर से, घर से मतलब घर को छोड़ रहा है, जिस जगह को छोड़ेगा उसके पहले फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। ये सब प्रीपोजिशन है, इसके बारे में अच्छी तरह से आपको सीखना होगा, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल फ्रॉम हाउस, ठीक है। अभी घर की जगह पर हाउस का इस्तेमाल करेंगे, जहां हम लोग हाउस और होम का अंतर को समझेंगे, इसके बाद मैं बताऊंगा होम का इस्तेमाल कहां किया जाएगा। पहले अब टेंस कर लो, इसके बाद में फिर आगे, ठीक है। टेंस के बाद में मैं कुछ आगे करवाने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं जो भी करूंगा वो सब टेंस पे आधारित होंगे, इसलिए पहले आप पिलर को मजबूत कीजिए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ओके। चलिए, वे लोग तुम्हारा मदद कर रहे थे, फिर से देखिए सब्जेक्ट वे लोग, यानी कि दे के बाद क्या आएगा? वॉज वेयर, तो वेयर बैठेगा। आप यहां पे देख सकते हैं, रूल में देख लीजिए, दे के साथ क्या लगा है? वेयर, दे वेयर, ओके। अच्छा, क्या है यहाँ पे? वे लोग तुम्हारा मदद कर रहे थे, तो मदद करना का इंग्लिश क्या होता है? हेल्प। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल जरूर होगा। दे वर हेल्पिंग, किसका? तुम्हारा। दे वर हेल्पिंग यू, ओके, दे वर हेल्पिंग यू। आई बात समझ में? बहुत छोटी सी बात है, केवल आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट और वाज या वेयर का। वाज या वेयर क्या है? टेंस मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? अच्छा, देख सकते हैं आप, पास्ट कंटीन्यूअस, इससे पहले आपने एक और किया था ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या था? एम, इज, आर। बस कुछ अंतर नहीं है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में एक ही अंतर है। अगर हिंदी में देखा जाए तो रहा था, रही थी, रहे थे, और प्रेजेंट में क्या था? रहा है, रही है और रहे हैं। मतलब ये था थी की जगह पे है आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंट से उसका कनेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जब था थी रहेगा तो वाज हुआ रहेगा, जब है रहेगा तो एम इज आ जाएगा, बस इतना ही है। भर में आईएनजी तो सूख में भी था, इसमें भी है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर देखिए, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहां पे काम नहीं होगा, है ना, ओके। तो नेगेटिव का मतलब नोट, पता ही आपको, टेंस में आपके वाक्य में नोट का इस्तेमाल किया जाएगा। नोट का इस्तेमाल कहां पे होता है? जल्दी बोलिए। एग्जैक्टली, नोट का इस्तेमाल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता है। जिस टेंस में आप नोट का इस्तेमाल करोगे, उसका जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसके बाद में आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वेयर, यानी कि जब भी आपको नोट का इस्तेमाल करना हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, आपको वाज वेयर के बाद नोट का इस्तेमाल करना होगा। आप रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट वाज वेयर, ये देखिए यहाँ पे नोट में लिख रखा है पहले से, यानी कि वाज वेयर के बाद नोट है, फिर आपके पास वर्ब में आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? तो वाक्य देख लीजिए आप, वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। यहां पर नहीं का इस्तेमाल आ गया ना, देख लीजिए आप, एफर्मेटिव में कहीं पे नहीं शब्द था, अगर ये नहीं होता तो नेगेटिव बन जाता, तो वहां पर नोट का इस्तेमाल करना पड़ता। सो सिंपल। यहां पर नहीं है तो नेगेटिव का रूल नोट आएगा। नोट का इस्तेमाल कहां पे होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में होगा। रूल हालांकि एक ही है, बस नया एक नोट का एंट्री हो यहाँ पे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देख लीजिए पहले, वह, इसको थोड़ा मिटा दूं, आप लोग लिख चुके हैं वाला। चलिए, इसको मैंने इरेज कर दिया। देखिए,
वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? पढ़ रही थी, यानी कि लड़की है, तो वह के लिए इंग्लिश क्या बैठेगा यहाँ पे? सी, है ना। लड़का के लिए ही, लड़की के लिए सी, पता है आपको ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। चलिए सी का क्या लगेगा देख लीजिए आप। वॉज, ही हो या सी हो, आपको वॉज का इस्तेमाल करना है बिकॉज ऑफ सिंगुलर नंबर। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सी वॉज। अब क्या देना है? नोट। नोट क्यों देना है? जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सी वॉज नॉट, एंड देन वर्ब आईएनजी। क्या है वर्ब? देखिए यहाँ पे पढ़ना, यानी कि रीड, READING। शी वॉज नॉट रीडिंग किसका बुक? अपनी बुक। क्योंकि ये सी है, जब सी लगा रहेगा तो सी के लिए जो अपना वर्ड आएगा उसके लिए हम लोग हर का इस्तेमाल करते हैं। हर बुक। शी वॉज नॉट रीडिंग हर बुक। अगर यहाँ पे ही होता तो ही के लिए अपना क्या होता? ही जाता। अगर यहाँ आई होता तो माई होता, वी होता तो आवर होता। पता है ना ये सब? ये तो कॉमन चीजें आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, तो बात समझ में आ गया। शी वॉज नॉट रीडिंग हर बुक, वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, यानी कि वह नहीं पढ़ रही थी अपनी पुस्तक। आई बात समझ में? अच्छा, जैसे एक वाक्य और ले लीजिए आप। मैं कहूं कि हम लोग राम के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। देखिए, हम लोग राम के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो नेगेटिव है। सब्जेक्ट पहले हम लोग इंग्लिश क्या होता है? वी क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है, इसलिए हम लोग वेयर का इस्तेमाल करेंगे। वी वर, देखिए आपने वी के साथ वेयर का इस्तेमाल है। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल। वी वर नॉट। अच्छा, आप वर्ब देखिए, खेलना, प्ले होता है, इसमें आईएनजी दे दीजिए। वी वर नॉट प्लेइंग, हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल है, क्रिकेट है ना, कुछ भी हो, आप बैडमिंटन भी लिख सकते हो। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट राम के साथ। ये जो के साथ है ये भी तो प्रीपोजिशन है, यानी कि विथ का मतलब ही होता है के साथ। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट विथ राम। राम का आर कैपिटल होगा क्योंकि ये किसी का नाम है। ओके, अब आई बात समझ में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, एंड देन वर्ब आईएनजी के साथ, एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? जस्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल। ओके, आई बात समझ में। तो नेगेटिव में नया वर्ड क्या आया? नोट। नोट का इस्तेमाल कहां पे होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में होगा। आई बात समझ में। चलिए, अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव पे। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए फटाफट। अच्छा, इंट्रोगेटिव की जब बात होती है आपको इंट्रोगेटिव को बहुत अच्छा से समझना चाहिए, ठीक है। देखिए, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, अर्थात इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रश्न भी दो प्रकार के होते हैं, इसे पहले ही मैं बात कह चुका आपको। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक का उत्तर जो है आप इजीली यस या नो में दे पाएंगे, हाँ या ना में दे पाएंगे। और एक प्रश्न का उत्तर आपको यस या नो में दे ही नहीं सकते हो, यस भी नहीं हो सकता, नो भी नहीं हो सकता, उसका उत्तर डिटेल्स में होता है ना। तो उत्तर के अनुसार हम लोग प्रश्न को दो भाग में बांटेंगे। अभी देखिए, मैं सिंपल सी बात कहूं, अगर क्या से शुरू होने वाला वाक्य, कोई भी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है हिंदी में, आप देखिए, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे? क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे? मैं दो वाक्य लिखता हूं, एक और लिखता हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है नेगेटिव सेंटेंस का? देखिए, मैं एक और वाक्य लिख दूं यहां पे था क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अगर मैं लिख दूं राम क्या खा रहा था। देखिए, हालांकि यहां भी क्या से प्रश्न हो रहा है और यहां भी क्या से प्रश्न, दोनों सेंटेंस ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एवं दोनों का ही प्रश्न जो है सो क्या शब्द से हो रहा है।
लेकिन 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 सुनिए ध्यान से, जब भी क्या सब्जेक्ट के पहले लगा होगा उसका उत्तर हमेशा यस या नो में होगा। उसका उत्तर हमेशा किस में होगा? यस या नो में होगा, किसी में एक में होगा, यस या नो में होगा। जब भी सब्जेक्ट के पहले क्या लगा रहा हो, लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा रहा है तो इसका उत्तर कभी भी यस या नो में नहीं होगा। यस में भी नहीं होगा और नो में भी नहीं होगा, लेकिन इसमें यस में भी हो सकता है और नो में भी हो सकता है। कब? जब क्या सब्जेक्ट के पहले लगा हो, लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा हो तो इसका उत्तर आप यस या नो में दे नहीं सकते। तो क्या होगा आपका उत्तर? आपका उत्तर हमेशा डिटेल्स में देना होगा, अर्थात उसके बारे में विस्तार से उत्तर देना होगा। क्लियर? तो अब देखिए यहां पे, जब क्या से प्रश्न हो, क्या सब्जेक्ट के पहले लगा हो, तो इस क्या के लिए हमें वाट लिखने की जरूरत नहीं है। इस क्या के लिए वाट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के पहले क्या लगा हो। तो भैया जब वाट नहीं लिखेंगे तो इस क्या को समझेंगे कैसे? इस क्या के लिए फिर क्या लिखेंगे? कुछ तो लिखना होगा जो क्या का काम करे। इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल्स में कर रखा हूं, फिर भी मैं यहां पर समझा रहा हूं ताकि और ज्यादा समझ में आपको। देखिए, जब भी देखेंगे आप क्या सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है ना, बस केवल आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना है और कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। यही इसका रूल है। कब? जब क्या से प्रश्न शुरू हो, जब क्या से वाक्य शुरू हो जिसका उत्तर यस या नो में हो, तो उस क्या के लिए वाट नहीं लिखते। आप देख लीजिए यहां पे मैंने वाक्य क्या लिखा है। मैंने वाक्य लिख रखा है, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे? उत्तर क्या होगा? अगर खेल रहे हैं मान लीजिए तो क्या बोलेंगे उत्तर? यस खेल रहे हैं। अगर नहीं खेलते क्या बोलेंगे? नहीं खेल रहे हैं। यानी कि आपका उत्तर यस या नो में आ रहा है। आ रहा है ना? क्योंकि आपका प्रश्न जो है सो क्या शब्द से शुरू हो रहा है। अब क्योंकि क्या पहले आया तो इस क्या के लिए वाट लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे रूल में? वाज या वेयर पहले लिखेंगे। अब वाज या वेयर में से कौन पहले बैठेगा ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो वाज और प्लूरल है तो वेयर। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वे लोग। वे लोग तो हमेशा एक से अधिक ही होते हैं, तो क्या बैठेगा? वेयर। वे लोग मतलब दे, देखिए क्या बैठेगा? वेयर। कब बैठाएंगे? दे के बाद या पहले? दे के पहले बैठाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो वेयर पहले आ गया। इसके बाद आप सब्जेक्ट दीजिए वेयर दे, देन वर्ब में आएंगे क्या है भाई? खेलना। वेयर दे प्लेइंग क्या? क्रिकेट। वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट को मार्क हो गया। देखिए कितना सही जी, कितना इजी है। देखिए मैंने वे लोग का इंग्लिश दे लिखा, क्रिकेट का इंग्लिश क्रिकेट लिखा, खेलने का इंग्लिश प्ले लिखा, लेकिन क्या का इंग्लिश मैंने वाट लिखा? बिल्कुल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वाट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो प्रश्न है वो क्या शब्द से शुरू हो रहा है और इसका उत्तर हमेशा यस या नो में आ रहा है। जब ये सब बातें पता चले कि उसका उत्तर यस या नो में होने वाला है, क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तब उस क्या के लिए हमें वाट लिखने की कोई भी जरूरत नहीं। बस उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के पहले लिख देना होता है। देखिए आप जब नेगेटिव की जगह ध्यान दीजिए, यहां पर नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या था? सब्जेक्ट के बाद में आया था। एफर्मेटिव देखिए सब्जेक्ट के बाद में आया था, अर्थात एफर्मेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में है, लेकिन इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले है। ध्यान दीजिए। तो क्या करना है? जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना हो, बनाना हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट के पहले लिखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे उसका उत्तर यस या नो में हो या ना हो, आपको हेल्पिंग वर्ब उस टेंस का हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के पहले होगा। क्लियर? तो इस क्या के लिए हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दिया। ये जो वेयर लिखा है इसी वेयर का मतलब हो गया क्या। वाट लिखने की जरूरत नहीं है। यही जो है सो क्या का काम कर रहा है। ओके? आप बोलोगे फिर सर तो फिर वाट बना क्यों? जब आप क्या के लिए वाट लिख नहीं रहे हो तो वाट फिर बना क्यों है? कहीं आप गलत तो नहीं सिखा रहे हैं? अरे ठहरो, इतना जल्दी डिसीजन मत लीजिए। यहां पर देखिए सेकंड वाक्य। अब देखिए अभी मैंने यहां पर क्या लिखा? राम क्या खा रहा था। यहां पर क्या पहले था, यहां पर क्या बाद में है। अब अगर कहूं राम क्या खा रहा था, अब उत्तर क्या दोगे? क्या बोलोगे? हाँ। मैं बोलूंगा राम क्या खा रहा था, क्या बोलोगे? यस।
नो, बिल्कुल नहीं। यस, नो, हाँ, ना में इसका उत्तर हो नहीं रहा है। राम क्या खा रहा था, इसका मतलब है कि राम जो खा रहा था, खाने में उसका क्या वैरायटीज था, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, खाने का जो आइटम्स था ना, वो पूछा जा रहा है। इसलिए इसका उत्तर यस या नो में होने वाला तो है नहीं। तो जब भी क्या सब्जेक्ट के बाद में हो, तो उसका उत्तर कभी भी यस या नो में नहीं होगा। ओके, तो इस क्षेत्र में इसके लिए आपको क्या के लिए वाट लिखना होगा। ठीक है, अंतर समझ में आ गया। जब क्या सब्जेक्ट के पहले लगा रहा होगा तो वाट लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब भी सब्जेक्ट के बाद में होगा तो हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा ही, लेकिन क्या के लिए वाट भी लिखना होगा। तो इसके लिए आपको रूल लिखना होगा। क्या रूल है, देखिए। तो इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 2, ध्यान दीजिए। मैं इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 2 लिखा दूं यहां पे, ध्यान से। देखिए, रूल नंबर 2, इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 1, 2 नंबर देखिए फटाफट। इसका रूल क्या है, सबसे पहले आपको लिखना होगा WH, अर्थात व्हाट, व्हेन, वेयर। पहले आपको मैंने समझा चुका हूं, आप जानते हैं। इसके बाद आपको ये जो रूल लिख रखे हैं, बस इसको गोटा उसे पर छाप दीजिए। WH, was या where, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, WH, was, where, सब्जेक्ट, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट। देखिए अब देखिए, गोटा मैंने यही रूल यहां पे लिखा है, बस केवल WH इसमें आके मैंने झुक दिया है। क्यों? क्योंकि यहां पे उत्तर यस या नो में होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे WH फैमिली के मेंबर्स आएंगे। अच्छा, तो क्या हुआ, राम क्या खा रहा था, तो यहाँ पर क्या सबसे प्रश्न हो रहा है, क्या का इंग्लिश क्या होता है, वाट होता है। जी गुरुजी, वाट होता है। इसको मिटा दिया जाए, फिर से साफ साफ लिखा जाए, वाट। ओके, वाट के बाद वाज या वेयर, बस ये रूल अप्लाई कर दो। ये वाज वेयर किसको देखकर, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। सब्जेक्ट ही कहेगा कि मेरे साथ वाज बैठेगा या वेयर बैठेगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम। राम यानी कि नाम, कितना नाम है यहाँ पे, अकेला है, एक नाम है। तो नेम के साथ वाज, नेम के साथ वेयर, यानी नाम है, तो वाज लग गया। व्हाट वाज राम। इसके बाद भर में आएंगे, भर क्या है, खाना, EA, क्या भैया, व्हाट वाज राम ईटिंग, और कुछ दिया हुआ है नहीं है। ऑब्जेक्ट का लता पता नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। ठीक है, राम हो गया, खाना का इंग्लिश हो गया। सो व्हाट वाज राम ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और वाक्य लिख लीजिए आप। मान लीजिए मैं, ये तो एक नंबर उसका था, इसका मान लीजिए एक और वाक्य, ये एक नंबर ले लीजिए। WH फैमिली क्या था, 2 नंबर लीजिए। अगर मैं कहूं वे लोग तुम्हारे साथ, वे लोग तुम्हारे साथ कहां जा रहे थे। ए देखिए, वे लोग तुम्हारे साथ कहां जा रहे थे, वे लोग तुम्हारे साथ कहां जा रहे थे। क्या इसका उत्तर यस या नो में होगा। अगर मैं पूछूं कि वे लोग क्या, तुम क्या बोलोगे, यस। कभी नहीं होगा यार यस या नो में। यानी कि जब भी इसका उत्तर यस या नो में नहीं हो रहा है, यानी कि आपको WH वर्ड, WH रूल अप्लाई करना होगा। तो WH का मतलब क्या होता है, जिस शब्द से प्रश्न हो। तो यहाँ पर कहां से प्रश्न हो रहा है, कहां का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। WH हो गया। इसका वाज वेयर, वाज वेयर सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या देखिए, वे लोग सब्जेक्ट है, एक से अधिक है, तो क्या बैठेगा, वे लोग मतलब वी, सॉरी दे वेयर, यानी कि वेयर वेयर सब्जेक्ट हो गया दे। वेयर दे जाना, यानी कि गोइंग, ING है। वेयर दे गोइंग, वेयर दे गोइंग तुम्हारे साथ, यानी कि विथ यू, क्वेश्चन मार्क। वेयर दे गोइंग विथ यू। आई बात समझ में।
आशा करता हूं समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव को बार बार देखिए, ये समझ में नहीं है मुश्किल है फिर, क्योंकि राइटिंग स्किल को मजबूत करने के लिए आपको इंट्रोगेटिव का ये रूल जानना बहुत जरूरी है। और जो लोग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं, जिनको इच्छा है मुझे इंग्लिश बोलना है, टेंस को तो भैया मजबूत करना होगा, वरना कठिन है। ओके, तो समझ में आ गया कंटिन्यूअस टेंस। बस आपको याद रखना है किसी भी टेंस का उसका परिचय याद रखिए, क्या परिचय है, और उसके हेल्पिंग वर्ब को याद रखिए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आप परिचित अच्छी तरह से हो चुके हैं। ठीक है, इसको बार बार देखिए, समझिए, और इसको और अच्छी तरह समझने के लिए मेरे पिछले वाले जितने वीडियो उसको बार बार देखिए। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं कि टेंस को ज्यादा ही मजबूती से इस पर अधिकार बनाइए। अगर इस पर आप अधिकार कर लेते हैं, आगे वाला रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया से इसको समझिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे।